ओके, चैप्टर 15 हैव अ क्विक लुक एट इट, पेज नंबर 318। 114 के 1 में हमने पढ़ा था किस किस ने रिटर्न जमा करवानी है। इज इट सो? हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न, ये 114 के 1 में पढ़ा था। 114 का 2 रिक्वायरमेंट्स क्या है रिटर्न फाइल करने की, और यही टेस्ट में भी सवाल आया था। क्या इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न जमा करवाई जा सकती है, ये 2A में पढ़ा था। कमिश्नर क्या किसी बंदे से 12 महीने से कम की रिटर्न मांग सकता है, ये 3 में पढ़ा था। 4 और 5 में पढ़ा था अगर किसी बंदे ने रिटर्न जमा नहीं कराई तो पिछले 5 या 10 सालों की 30 दिन में मांगी जा सकती है, और या 30 से कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। 6 में पढ़ा था रिटर्न अगर रिवाइज करनी है तो उसकी क्या कंडीशंस हैं। फिर इसके बाद ये जो पेज नंबर 321 का टॉप है ये हमने पेंडिंग कर दिया था, और 114A में हमने पढ़ा था कि आपने अपने बैंक अकाउंट का हुकूमत को बताना है। 115 में हमने पढ़ा था 4 लोगों ने रिटर्न जमा नहीं करवानी। 116 में हमने पहले पॉइंट में वेल्थ स्टेटमेंट के कंटेंट्स पढ़े थे, और दूसरे में हमने पढ़ा था किस किस ने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है, और तीसरे पॉइंट में हमने पढ़ा था अगर वेल्थ स्टेटमेंट में गलती निकल आए तो दोबारा जमा करवाई जा सकती है। ये तरीका लिखा हुआ है वेल्थ स्टेटमेंट बनाने का, इसको छोड़ें। अच्छा, इसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट बनाई थी। फिर उसके बाद सेक्शन 116A में हमने पढ़ा था 2 किस्म के लोगों ने फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट जमा करवानी है, और फिर ये पढ़ा था इसमें पर्टिकुलर्स 3 किस्म के होने चाहिए। नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस में पढ़ा था कि अगर आप अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करें आपने कमिश्नर को बताना है, और बताने के बाद क्या जमा करवानी है, रिटर्न। लेकिन अगर आपने नहीं बताया तो फिर कमिश्नर आपको बताएगा। और इसके बाद रिटर्न जमा कराने की तारीखें पड़ी थी, और इन द एंड पढ़ा था अगर रिटर्न आपने लेट जमा करानी है तो उसमें आपको एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी रिटर्न जमा कराने से पहले, और आपको 15 दिन की एक्सटेंशन मिलेगी, लेकिन स्टिल आपने डिफॉल्ट सरचार्ज या पेनल्टी जमा करवानी ही पड़ेगी। लेट पेमेंट में इंटरेस्ट आपको जमा करवाना पड़ेगा। सो इट्स ओवर फ्रॉम टुडे। आगे असेसमेंट्स का चैप्टर है, या कैप की किताब में अलग चैप्टर है, इसको हम नहीं फिलहाल शुरू कर रहे। आज हम मूव करने लगे हैं चैप्टर 8 की तरफ। लेट्स कम ऑन चैप्टर 8। ये खत्म हो गया का जवाब कौन देगा? आप खड़े हो जो, आप दो। ये भाई पूछ रहे हैं चैप्टर खत्म हो गया है, क्या जवाब है? किसने पूछा है? जवाब दो इनको। नहीं खत्म हुआ, फिर आगे करना क्या है बताओ? हाँ, जब कभी हम बाद में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिलहाल रिटर्न्स वाला पोर्शन पढ़ के हमने चैप्टर को आरजी तौर पे क्लोज कर दिया। पेज नंबर 130 पे आ जाए। बिजनेस, बिजनेस में क्या क्या आता है मोहतरम? चीजें खरीद के बेचना, ट्रेडिंग, कॉमर्स, प्रोफेशन और वोकेशन। इन तीनों का मतलब है सर्विसेज देना। जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो इन तीनों का मतलब है सर्विसेज देना। और मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है? चीजें बना के बेचना। तो ये याद कर लें, यही डेफिनेशन। बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन। ओके, इसके बाद आप देख रहे होंगे सेम लाइन लिखी हुई है, एक लफ्ज़ ऐड कर दिया है आगे। स्काई ब्लू में देखें, सारी वही बात है। तो एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन और वोकेशन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई वन ऑफ एक्टिविटी करें, वन ऑफ एक्टिविटी का क्या मतलब है? सर आसिफ कहते हैं जी मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं जनरेटर खरीद के बेचता हूँ। 3-4 जनरेटर इन्होंने खरीद के बेचे। अब शायद कोई ये तो ना कहे कि सर आसिफ का ये कारोबार है, लेकिन लॉ मेकर कह रहे हैं एक दफा किया गया काम भी मेरी नजर में कहां चला जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस की। तो इनकी ये इनकम भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही डाली जाएगी। एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ फला 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 फला। तो एडवेंचर और कंसर्न का मतलब लिख लें वन ऑफ एक्टिविटी, एक दफा किया गया काम। ओके अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में इनकम्स भी होंगे और साथ इसके खर्चे भी होंगे। इनकम्स टैक्सेबल भी हो सकती हैं और इनकम्स माफ भी हो सकती हैं।
खर्चे अलाउड भी हो सकते हैं और खर्चे नॉट अलाउड भी हो सकते हैं। क्लियर? बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन एम्प्लॉयमेंट इसमें शामिल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट शामिल नहीं है का क्या मतलब है, ये जरा देख लें। अजीब सी बात है, एक बंदा कहता है मैं 2 घंटे नौकरी सुबह करता हूं, 4 घंटे कहीं दोपहर को करता हूं, 6 घंटे शाम को करता हूं और 2 घंटे कहीं रात को नौकरी करता हूं, इतवार को फिर मैं कहीं और नौकरी करता हूं, तो मेरा कारोबार नौकरियां करना है। पागल हो जाते हैं, कहते हैं मेरा बिजनेस है नौकरियां करना। तो लॉ मेकर कहते हैं इसको पागलखाने जमा कराओ, बट डज नॉट इंक्लूड नौकरियां करना। नौकरियां करना बिजनेस नहीं है। ओके, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। Why you late, dear? Dear. Why you late? अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। द फॉलोइंग इनकम्स अदर देन एग्जाम्प्ट इनकम एंड इनकम फॉलोइंग अंडर फाइनल टैक्स रेजिम। जी, एग्जाम्प्ट इनकम कौन सी है? एग्रीकल्चर। और फॉलोइंग अंडर फाइनल टैक्स रेजिम कौन सी है? डिविडेंड। क्योंकि एग्जाम्प्ट इनकम पे भी बिजनेस का चैप्टर नहीं लगेगा और डिविडेंड पे भी बिजनेस का चैप्टर नहीं लगेगा। फॉलोइंग इनकम शेल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये चीजें हैं जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएंगी। कौन कौन सी चीजें? द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस। एनी से मुराद ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। हर किस्म के बिजनेस के प्रॉफिट कहां जाएंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन एट एनी टाइम इन द ईयर। तो एनी को अंडरलाइन कर लें, हर किस्म का बिजनेस। तो हर किस्म का बिजनेस आप करें, उसके प्रॉफिट्स एंड गेन्स इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में जाएंगे। नेक्स्ट, ओनली रियल प्रॉफिट्स आर टैक्सेबल। ओनली, आपके पास एक बिल्डिंग पड़ी हुई है, देखो भाई लेट आने वाले जरा डिस्टर्ब करें सबको। आपके पास एक बिल्डिंग पड़ी हुई है और उस, अच्छा दूसरी क्लास में अगर कोई मेरी बात रिपीट करे जो मैं बोल रहा हूं या सवाल पूछूं तो वो उसका जवाब दे। तो अब ऑब्वियसली मुझे तो सुनाई देगा नहीं, तो फिर वॉइस आपने स्लो रखनी है कि अपने तक आवाज रहे या कम से कम आपके साथ वाले को जाए। इससे ज्यादा ऊंची आवाज ना करें, फिर कुछ बच्चों को बात समझ आ रही होती है, कुछ को मैं बोल रहा हूं तो समझ नहीं आती। इसलिए जरा वॉइस इतनी स्लो रखनी है कि आवाज जाए भी तो आपके साथ वाले तक जाए, इससे आगे पीछे ना जाए। द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन एट एनी टाइम इन द ईयर। ये बात हमारी खत्म होगी। ओनली रियल प्रॉफिट्स आर टैक्सेबल। ओनली रियल प्रॉफिट्स आर टैक्सेबल। सिर्फ रियल प्रॉफिट्स टैक्सेबल हैं। क्या मतलब? IAS 16 के अंदर आपने रिवैल्यूएशन पढ़ी होगी FR1 के अंदर। तो रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट ये है कि नहीं भी पढ़ी भी तो कोई मसला नहीं। रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी बिल्डिंग है 50 मिलियन वाली, वो पड़ी महंगी हो गई 60 मिलियन की, तो इसको अकाउंटिंग वाले गेन रिकॉर्ड कर लेते हैं सरप्लस के नाम से या पता नहीं किस नाम से। ये अकाउंटिंग वाले गेन रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन टैक्स वाले इस गेन को नहीं मानते क्योंकि ये रियल गेन नहीं है, अभी तक बिकी नहीं। सिमिलरली आपके पास डॉलर पड़े हैं, पड़े महंगे हो गए, आपने बेचे नहीं, टैक्स वाले इस गेन को रिकॉर्ड नहीं करते। सिमिलरली आपके पास शेयर पड़े हैं, पड़े अभी तक बिके नहीं, टैक्स वाले इस गेन को रिकॉर्ड नहीं करते अनलेस के शेयर बिक जाए। बिक भी जाए तो कैपिटल गेन के चैप्टर में जाते हैं, बिजनेस के चैप्टर में तो जाते ही नहीं। तो ओनली रियल प्रॉफिट्स आर टैक्सेबल। देयरफॉर गेन अराइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, गेन अराइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड गेन राइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी इज नॉट टैक्सेबल। ये चीजें फिर वहां पर टैक्सेबल नहीं होंगी। क्लियर हो गया? तो पड़ी चीजें महंगी हो जाए तो बिजनेस के चैप्टर में जाएंगी, या फिजिकली चीजों का बेचना जरूरी है? बेचना जरूरी है। अच्छा, ये तो बात होगी इनकम्स की। एक खर्चा होता है अकाउंटिंग की क्लास में, वो होते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। कितने लोगों ने ये लॉस सुना हुआ है, इम्पेयरमेंट लॉस? बाकी हजरात जो FR1 पढ़े इम्पेयरमेंट लॉस का लॉस सुन लेंगे, और जिन्होंने FR1 ना पढ़ने की नियत की भी है वो बस समझ लें इम्पेयरमेंट लॉस से खर्चा होता है। ये भी खर्चा अकाउंटिंग वाले माइनस करते हैं, टैक्स वाले माइनस करने की इजाजत नहीं देंगे। तो इम्पेयरमेंट लॉस कोई खर्चा होगा जो अकाउंटिंग वाले माइनस किया करेंगे, लेकिन टैक्स वाले इसको माइनस करने की इजाजत नहीं देंगे। ओके, ये जो डब्बे में बात थी ना, ये इंपॉर्टेंट थी, इसमें आई आपने अपनी बुक में लिखी हुई है, लॉ का हिस्सा नहीं है लेकिन आपके समझने की जरूरी है, इसलिए ये मैं पढ़ा रहा हूँ। डब्बे वाली बात को याद मत किया करें, लेकिन मैं जहन में रखना है आपने। रटा नहीं माना, रटा तो इन चीजों को माना है। रटे से मुराद ये नहीं होता कि क्रैम करना है, समझ के चीजों को याद करना है। पॉइंट बी, ओके, आई कैप आपका नाम? अतीक भाई। अतीक भाई ने क्यू पे रोक देना, लिखवा दो आप, ATEE अतीक भाई ACA यानी माशाल्लाह ने CA कर लिया, एसोसिएट मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कितने लोगों को आज पता चला ये किस चीज का एब्रिविएशन था? FCA, फैकल्टी मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अच्छा, तो अतीक भाई ने CA कर लिया, तो अतीक भाई को बुलाया जाता है ACA के नाम से। तो अतीक भाई
आई कैप में गए IFRS बाय करने के लिए, क्या बाय करने के लिए? IFRS बाय करने के लिए आई कैप में गए। तो जब आई कैप में गए IFRS बाय करने के लिए, तो IFRS एक बुक है जिसको ये बाय करने जाएंगे। FR1 वालों को टीचर्स ने कह दिया होगा ये बुक खरीद लें, उन्होंने कसम खाई भी नहीं खरीदनी। अच्छा, तो IFRS आप लोगों ने खरीदने हैं, तो ये CA करने के बाद इनका दिल चाहा मैं जरा खरीद के जरा रिवाइज करता हूँ चीजें, ऐसी जरा रिवाइज करता हूँ चीजें। हो सकता है ना CA करने के बाद भी आप पढ़ने को दिल चाहे, तो आपके दिल में आया कि मैं CA करने के बाद जो है ना रिवाइज करता हूँ चीजें। आप तो सुना है कि इल्म हासिल करने के लिए आए हैं ना, जो चीजें टीचर कहते थे आउट ऑफ सिलेबस हैं, वो आप एग्जाम के बाद जो छुट्टियां होती हैं घर में बैठ उनमें रिवाइज करते हैं आप लोग। यार मैं खुद पढ़ता हूँ यार। अच्छा, हंस रहे। तो आप CA करने के बाद बुक्स खरीदने गए, आई कैप आपको पैसों की बेचेगा, मुफ्त बेचेगा? पैसों की बेचेगा भाईजान। आई कैप आपके चाचे का पुत्र नहीं है, हालांकि आप आई कैप के मेंबर हैं। आई कैप CA करने वालों को मेंबर कहता है, हालांकि आप मेंबर हैं, उसके बावजूद भी आपको पैसों की बेचेगा। तो क्या स्टूडेंट्स को पैसों की बेचना समझ आता है? बिल्कुल। लेकिन आई कैप मेंबर्स को भी ये चीजें पैसों की बेचता है, मुफ्त में नहीं बेचता। तो आई कैप की दो इनकम्स हैं, एक वो है जो स्टूडेंट्स को बुक्स बेच के कमा रहे हैं, और एक वो है जो मेंबर्स को बेच के कमा रहे हैं। तो यहां ये कह रहे हैं कि मेंबर्स को बेच के जो आई कैप कमा रहा है वो भी आई कैप की इनकम फ्रॉम बिजनेस ही है, वो कोई अलग से और इनकम नहीं है जो कमा रहा है। इनकम ऑफ एनी प्रोफेशनल एसोसिएशन, आई कैप, इनकम ऑफ एनी प्रोफेशनल एसोसिएशन फ्रॉम सेल ऑफ बुक्स टू इट्स मेंबर्स, सेल ऑफ बुक्स करे अपने मेंबर्स को, तो ये आई कैप की कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। रेंडरिंग ऑफ सर्विस भी कर सकते हैं आई कैप आपको, जी बिल्कुल, रेंडरिंग ऑफ सर्विस भी कर सकते हैं। आई कैप कहते हैं कि सेमिनार है, उसके अंदर हम बताएंगे कि नया स्टैंडर्ड आया जो आपके जमाने में CA में नहीं था, अब आ गया है, तो उसको आप जरा आगे सीख लें। तो उसमें भी आई कैप आपको सर्विस रेंडर करके एक सेमिनार करा के आपसे पैसे लेगा। तो वो जो 2-3-4 हज़ार रुपये आप सेमिनार के देंगे, उसमें खाना खाना भी होगा, बाकी चीजें भी होंगी, तो वो जो पैसे आप देंगे वो आई कैप की इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो आई कैप अपने CAs को, आई कैप बीइंग अ प्रोफेशनल एसोसिएशन, अपने CAs को गुड्स भी बेचते हैं और अपने CAs को सर्विसेज भी देते हैं। ये सारी आई कैप की कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। लेकिन कोई ट्रेड एसोसिएशंस भी होती हैं, दुकानदार वगैरह मिलकर उन्होंने एक एसोसिएशन बना ली, वो भी अपने कुछ दुकानदारों को चीजें आपस में बेचते रहते हैं, वो भी उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, वापडा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वापडा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अच्छा लिख लें, वापडा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। वापडा का वैसे तो क्या काम है? नहीं, बिजली जो है वो बंद करना नहीं, बिजली भेजना। वापडा का क्या काम है? बिजली भेजना। वो तो आ नहीं रही होती तो वो नहीं भेजते, उनका तो प्रोग्राम है भेजने का। अच्छा, तो वापडा का काम है बिजली भेजना और बिजली बेचना और उससे बेच के पैसे करना। लेकिन आपको पता होगा ये जो बड़े बड़े इदारे होते हैं, इन्होंने फिर कई दफा हाउसिंग सोसाइटीज बना लेते हैं। UIT की भी हाउसिंग सोसाइटी है और भी कई हाउसिंग सोसाइटीज आपको मिलेंगी, हालांकि UIT यूनिवर्सिटी है। तो ये लोग जो हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं, इनमें ये प्लॉट भी बेचते हैं अपने मेंबर्स को। इनके मेंबर्स कौन होते हैं? वो जो 16, 17, 18 गेट के ऑफिसर्स होते हैं, इनके एम्प्लॉइज होते हैं वापडा में, वही इनके मेंबर्स बन जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है वापडा के पास जाते हैं, वापडा वाले एक सोसाइटी खरीदते हैं पूरी, वापडा वाले उनको फिर प्लॉट्स भी बेचते हैं, वापडा वाले उनको मैप बनाने की सर्विस भी दे देते हैं कई दफा। फिर वापडा वाले उनको कहते हैं अगर आपको फर्नीचर वगैरह और चीजें चाहिए वो भी हम आपको लेके दे देते हैं। तो जितनी चीजें वापडा वाले अपने एम्प्लॉइज को सोसाइटी बनाकर बेच रहे हैं, चाहे वो प्लॉट हो चाहे वो घर के अंदर की चीजें हो, वो सारी वापडा की इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉल करेगा, वो सारी वापडा की इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉल करेगा। लेकिन ये चीजें न्यूमेरिकली हमारे सिलेबस में नहीं है, तो थ्योरी की हद तक हल्की सी बात याद रख लें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की टैक्सेशन हमारे सिलेबस में नहीं है न्यूमेरिकली, थ्योरी की हद तक एक लाइन समझ लें। फर्दर इट इज क्लैरिफाइड दैट, कहते हैं मैं ये आपको क्लैरिफाई करता जाऊं कि इनकम जो कमा रहे वापडा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कुर्सियां वगैरह बेच दी, फ्रॉम सेल ऑफ प्लॉट्स और फ्रॉम प्रोवाइडिंग ऑफ मैप सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स इज ऑल्सो टैक्सेबल। ये भी टैक्सेबल है, इस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। कुर्सी, प्लॉट, मैप बना के देना, मेंबर्स असल में इधर ना आपके एम्प्लॉइज ही होते हैं, मेंबर्स एम्प्लॉइज। ओके, अच्छा इसमें ना किसी के जहन में ये सवाल ना आए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेचना है तो बिजनेस में आ रहा है, उधर तो हमने कैपिटल गेन में डाला था। तो प्लीज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की टैक्सेशन ही लगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमने कैपिटल गेन में पढ़ा हुआ उसको ही जहन में रखें। ये बस थ्योरी की हद तक एक लाइन है जो याद करनी है। पॉइंट नंबर C, अच्छा जी घर किराए पे देना क्या है?
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, हमने प्रॉपर्टी के चैप्टर में पढ़ा था। बिल्डिंग किराए पे देना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। को प्लाजा किराए पे देना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। को हॉस्टल बना के किराए पे देना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसी तरह ये चीजें किराए पे देना हमने पढ़ा था, इनकम प्रॉपर्टी में है। लेकिन अगर मूवेबल चीजें किराए पे दे दें तो ये इनकम प्रॉपर्टी नहीं है, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है। जैसे रेंट कार का बिजनेस है तो लोग गाड़ियां लोगों को किराए पे देते हैं, तो ये कौन सी इनकम है? इनकम प्रॉपर्टी है या इनकम फ्रॉम बिजनेस है? एनी इनकम फ्रॉम किराए पे देना ऑफ टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी। गाड़ी टेंजेबल होती है, इनटेंजेबल होती है, हाथ लगाया जा सकता है या नहीं? इस चैप्टर में हमने इंटेंजेबल्स पढ़ने हैं। गाड़ी टेंजेबल होती है, गाड़ी मूवेबल होती है, हैंड ब्रेक खोल दें तो गाड़ी टेंजेबल भी है, मूवेबल भी है। तो गाड़ी का, कुर्सी का, एसी का किराए पे देना, अगर कोई बंदा ये काम कर रहा है तो ये उसकी कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। ओके, आप दुकान खोल के बैठे हैं, आपको कोई पुराना कस्टमर पैसे देके जा सकता है? वो पुराना कस्टमर देके जा सकता है। आपको कोई अभी वाला कस्टमर पैसे देके जा सकता है, जिसने अभी अभी आपके सामने खड़े होकर बोतल का ढक्कन खोल के बोतल पी है, वो पैसे देके जा सकता है? आप दुकान चला रहे हैं, अब आपने बिजनेसमैन बन के लेने, अब आपने नौकर बन के नहीं रहना। वो सैलरी का चैप्टर खत्म हो गया, पहले आपको नौकर बनाया था, आज आपको बिजनेसमैन बनाया जा रहा है। आप दुकान चला रहे हैं तो अब आपके पास नौकर हैं। अच्छा, अब आप दुकान चला रहे हैं तो क्या आपको कोई फ्यूचर का कस्टमर पैसे देके जा सकता है? जी बिल्कुल। कोई बंदा कहे भाईजान 2 दिन बाद मेरे घर के अंदर वलीमा है, आप तशरीफ ना लाना, बस बोतलें भेज देना। तो ये फ्यूचर का कस्टमर पैसे देके जा रहा है। तो बता दें कितने किस्म के कस्टमर पैसे देके जाते हैं? पुराने भी, अभी वाले भी और फ्यूचर वाले भी। इन सबसे अगर आपका बिजनेस रिलेशन है तो ये सारी की सारी इनकम्स आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉल करेंगी। द फेयर वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट डिराइव्ड ड्यूरिंग अ पुराना रिश्ता, अभी वाला रिश्ता, फ्यूचर वाला रिश्ता, लेकिन रिश्ता बिजनेस वाला। ठीक है, तो पुराना, करंट और फ्यूचर बिजनेस के रिश्ते से। बिजनेस का रिश्ता किसके साथ होता है? बिजनेस का रिश्ता नहीं, दुकानदार का रिश्ता। दुकानदार का रिश्ता किसके साथ होता है? कस्टमर के साथ। कस्टमर जहाज, रिलेशनशिप। ओके, फेयर वैल्यू ऑफ बेनिफिट, हो सकता है वो पैसे दे जाए, हो सकता है वो कस्टमर कहे कि भाईजान मेरे पास पैसे कोई नहीं है, ये कैलकुलेटर ले लो, घड़ी ले लो, मेरी जान ले लो। फेयर वैल्यू ऑफ जान। अच्छा, एक्सप्लेनेशन। अच्छा, कल फीडबैक हुआ था, बड़ा मीठा मीठा फीडबैक दिया आप लोगों ने। उसमें से कुछ चीजें थी वो मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा क्लास के एंड पे। तो ऑब्वियसली जिन्होंने जो इश्यूज रेज किए हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनका हल निकालेंगे। उनका हल नहीं, इश्यूज का हल। अच्छा, अच्छी बात है, आप लोगों को पहले इश्यूज रेज करने चाहिए थे जो थे। मिस्टर ए ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम अ बैंक। मिस्टर ए ने लोन लिया है बैंक से, तो एंट्री क्या होगी बोलें? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। और बैंक से इसने लोन इसलिए लिया कि अपनी दुकान में चलाएगा, बिजनेसमैन बन जाए आप, अपनी दुकान के लिए लोन लिया। कल कला को बैंक के जाके मिन्नत की, समाजत की, पैर पड़ा, बैंक मैनेजर के जो है वो जूते पॉलिश किए। बैंक मैनेजर ने कहा जा तुझे कर्जा माफ किया। कभी अखबार में सुने कर्जे माफ कर दिए बैंकों ने? कभी अखबार में खबर आती है कभी कभी। तो बैंक ने कर्जा माफ कर दिया, किसी भी वजह से बैंक ने कर्जा माफ कर दिया। आपके आंसू बहाने की स्किल्स इतनी आला थी कि बैंक ने कर्जा माफ कर दिया। बताएं जी, जनरल एंट्री बताएं, जनरल एंट्री बताएं, जनरल एंट्री बताएं, जनरल एंट्री बताएं। मुंह बन गया डेबिट, आंसू क्रेडिट। पेएबल टू बैंक दोबारा बुक कर लें तो फिर माफ कैसे हुआ? हाँ, खुशी। आपको पता है कि कोई बंदा आपका कर्जा माफ कर दे तो योर बादशाह विल खेल लाइक एनीथिंग, तो बादशाह खेलने की एंट्री इनकम। तो भाई ये इनकम होती है, कर्जे माफ हो जाए। एक बार याद रखिएगा, पूरी अकाउंटिंग में ये रूल है कि अगर कभी भी उधार आपका कम हो जाए तो ये आपकी इनकम होती है। उधार आपने वापस करना है और क्या हो जाए? कम हो जाए। क्रेडिटर पैसे छोड़ दे, कुछ भी हो जाए, ये हमेशा आपकी इनकम होती है। तो आपका पेबल कितना था? 200, सारा का सारा माफ हो गया, तो एंट्री होगी लोन डेबिट इनकम क्रेडिट। ये लोन लिया किस मकसद के लिए था? बिजनेस के लिए लिया था, लेकिन फिर बाद में वापस नहीं कर सके तो बैंक ने आपको माफ कर दिया। ये इनकम आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी, ये इनकम भी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी। नोट कर लें कल तक। भाईजान तो लेट आ रहा है, इसको बार बार उठा रहे हैं। ये भाई मेरे सामने 2 दफा उठे हैं क्लास में, बेचारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। इनका क्या कसूर है कि ये टाइम पे आ जाते हैं? नोट कर लें। साथ वाले का हाथ पकड़ के कहें अल्लाह तुझे हिदायत दे। पकड़े 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 हाथ, पकड़े हाथ। हो सकता है अभी अल्लाह की तरफ से फैसला हो जाए। अच्छा, वैसे नहायत अफसोस की बात है, इस बात पे आपने हंसना नहीं है, अजीब सी बात है। लोग दुआ मांग रहे होते हैं अल्लाह मुझे नेक कर दे, और सोच रहे होते हैं कहीं मैं हो ही ना जाऊं ज्यादा। तो मैंने कहा था हंसना नहीं है इस बात के ऊपर, तो इसलिए प्लीज इसलिए दुआ मांगा करें, ये भी सोचा करें मैं हो जाऊं। ओके, पहली रो में भाई तकरीबन लेट ही गए हैं। अच्छा, बैग पकड़े थे। नहीं भाई, अभी कैलकुलेटर नहीं निकालना,
200 की जनरल एंट्री के लिए। ये वली और असद कभी एक रो में बैठे होते हैं, कभी डिफरेंट रोज में बैठे होते हैं। अच्छा चलें जी, द फेयर वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट डिराइव ड्यूरिंग अ पास्ट, प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव बिजनेस रिलेशन। एक्सप्लेनेशन, बेनिफिट में यह भी शामिल है कि आपको माफ हो जाए इंटरेस्ट ऑन लोन या लोन माफ हो जाए। प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। और लोन इटसेल्फ का मतलब क्या है? लोन। लोन, आपको लोन भी माफ हो सकता है और लोन पे क्या माफ हो सकता है? इंटरेस्ट भी माफ हो सकता है। जैसे आपके घर दूध बेचने वाला आया, आपने उसे कहा भाई आज मैं बड़ा खुश हूं, तो दूध इसको अपने घर ले जाओ और घर वालों को खीर खिलाइए मेरी तरफ से, तो ये पैसे भी दूंगा इसके। आपने दूध भी माफ कर दिया, मलाई भी माफ कर दी, तो लोन भी माफ हो गया और लोन का इंटरेस्ट भी माफ हो गया। तो लोन का माफ होना भी इनकम फ्रॉम बिजनेस और लोन का इंटरेस्ट माफ होना भी इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब ये ना कहिएगा, सैलरी के चैप्टर में भी यही पढ़ा था, ओ भाई वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन माफ करा था, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन माफ नहीं करा, ये इंटरेस्ट माफ नहीं करा। ये बिजनेसमैन जिसकी एक दुकान है, खोखा है, तो बिजनेसमैन है जिसकी एक दुकान है, बोंजोर शॉप है, तो वो बिजनेसमैन जो है बैंक के पास जाके लोन ले रहे, बैंक बाद में 100 रुपया भी माफ कर रहे और 100 रुपए पे जो आपने 10 रुपए इंटरेस्ट देना था वो भी माफ कर रहे। ये दोनों माफ करना कहां चला जाएगा? आपकी बातों में। तो आपको खुशी होगी, ये खुशी कहां चली जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। बस आज हम इतना सा पढ़ेंगे। पॉइंट ई, मैनेजमेंट फीस डिराइव्ड बाय अ मैनेजमेंट कंपनी। कुछ कंपनीज हैं जो फंक्शंस मैनेज करती हैं, फंक्शंस मैनेज करती हैं। एक तो मैरिज हॉल टाइप्स है ना, कुछ कंपनीज भी फंक्शन मैनेज करती हैं। आप इंटरनेट पे जाके देखें, आपको कंपनीज के नाम मिलेंगे। वो क्या कहेंगे, यार हम ग्राउंड भी आपको अरेंज करा देंगे, कजाफी में आपकी शादी करा देते हैं, और बताओ कजाफी स्टेडियम में, कजाफी वो वाला नहीं, तो कजाफी में आपकी शादी करा देते हैं, और जो है वो कैटरिंग का इंतजाम भी हमारी तरफ से होगा, कुन्ना गोश्त भी हमारी तरफ से आ जाएगा, एंड पे जो है वो खीर भी हमारी तरफ से होगी। तो ये जो लोग मैनेज कर रहे होते हैं डिफरेंट फंक्शंस को, ये भी इनकी कौन सी इनकम होती है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। और इन कंपनीज को क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट कंपनीज। मैनेजमेंट कंपनीज जो मैनेजमेंट फीस कमा रही हैं आपसे, फिर जाहिर बात है सारा काम मुफ्त में तो नहीं करके देंगे, आपसे फीस लेंगी, तो इट इज देयर इनकम फ्रॉम बिजनेस। ओके, इंटरेस्ट इनकम अर्न हो रही है। अर्न का क्या मतलब है? रिसीव हो रही है या पे हो रही है? रिसीव हो रही है। शायद आपको याद हो कि अगर इंडिगो नहीं, अगर इंडिविजुअल को इंटरेस्ट मिलता था तो हमने पढ़ा था अदर सोर्स के चैप्टर में, और हमने पढ़ा था कभी कभी अदर सोर्स में चला जाएगा, कभी कभी फाइनल टैक्स में चला जाएगा। और अगर आपको भूला हुआ तो बिल्कुल कोई मसला नहीं, काफी दिन हो गए हैं, सेक्शन 7B अदर सोर्स के चैप्टर में जाकर रिवाइज कीजिएगा, वहां पे ये बात लिखी हुई थी कि कभी कभी अदर सोर्स में चला जाता है, कभी कभी फाइनल रजीम में चला जाता है। लेकिन मुझे बताएं, अगर बैंक इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहा है, अर्न, तो बैंक की कौन सी इनकम होगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि इसका तो काम ही क्या है? इंटरेस्ट अर्न करना। तो होल्ड करें, पहले मेरी बात सुन लें। एक इंडिविजुअल ने किसी को 100 रुपए देके 10 रुपए लिए, वो इसकी अदर सोर्स या फाइनल टैक्स है। उसमें ट्री बना के समझाया था कब अदर सोर्स है कब फाइनल टैक्स है। और बैंक ने किसी को 100 रुपए देके 10 रुपए लिए, तो ये 10 रुपए बैंक की कौन सी इनकम होंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस। टुमारो तक नोट कर लें। टुमारो का मतलब है 2 दफा मारो, जल्दी करें। एनी इंटरेस्ट इनकम, साथ वाले को मत दिखाएं, वो फिर हमेशा ही स्लो लिखा करेगा, एंड पे आपको तंग किया करेगा। एनी इंटरेस्ट इनकम कमा बाय अ पर्सन वेयर पर्सन बिजनेस इज टू डिराइव सच इनकम। तो किसका बिजनेस ही इनकम डिराइव करना होता है? बैंक का। एनी प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है? एनी इंटरेस्ट इनकम कमा बाय अ पर्सन वेयर द पर्सन बिजनेस इज टू कमा सच इनकम शेल बी चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम इंस्टेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये बिजनेस में चला जाएगा इंस्टेड ऑफ अदर सोर्स। चलें जी, एक डेफिनेशन है प्रॉफिट ऑन डेट की।
इंटरेस्ट आपको पता है पेबल भी होता है कुछ लोगों के लिए, तो एक बंदा पेबल कह रहा होता है तो दूसरा बंदा इंटरेस्ट को क्या कह रहा होता है, रिसीवेबल। जैसे एक बंदा डेटर का लफ्ज यूज कर रहा होता है, दूसरा क्रेडिटर का लफ्ज यूज कर रहा होता है। तो इंटरेस्ट की डेफिनेशन आने लगी है प्रॉफिट ऑन डेट की। असल में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसलिए पूरे लॉ में से इंटरेस्ट का लफ्ज खत्म करके प्रॉफिट ऑन डेट का लफ्ज लॉ में डाल दिया गया, और प्रॉफिट ऑन डेट का लफ्ज डालने के बाद एंड पे छोटा सा करके इसकी डेफिनेशन में बता दिया गया कि ये होता है इंटरेस्ट ही है। तो प्रॉफिट ऑन डेट मींस प्रॉफिट नहीं कहते हैं इंटरेस्ट। प्रॉफिट ऑन डेट से मुराद कहता है ये इंटरेस्ट है। अच्छा, ये दो लफ्ज हैं डिस्काउंट और प्रीमियम, ये आप कैफ 5 में IFRS 9 में पढ़ेंगे ये दोनों क्या होते हैं। इसलिए जैसे मैं डेप्रिसिएशन का लफ्ज बोलता हूं तो आपने FR1 पढ़ी हुई है, समझ आ जाता है लफ्ज, लेकिन ये दो लफ्ज आपको समझ नहीं आएंगे। इसलिए ये दो लफ्ज हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकली नहीं है, बिकॉज ICAP नोज के मेजॉरिटी कैफ 2 वालों ने कैफ 5 नहीं पढ़ी होती। इसलिए डिस्काउंट और प्रीमियम को एज इट इज आपने रटा मारना है। तो दो पिछले वाले दो लफ्ज हैं वो असल में याद करने वाले मेन है। इंटरेस्ट वेदर रिसीवेबल और पेबल मीन्स प्रॉफिट, और इंटरेस्ट ये दो लफ्ज और याद कर लें, डिस्काउंट या प्रीमियम। तो प्रॉफिट ऑन डेट मीन्स एनी इंटरेस्ट ड्यू टू अ लोन। लोन की वजह से जो इंटरेस्ट पे करें उस इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन या प्रॉफिट ऑन डेट। अच्छा, कंपनी स्टार्ट हुई तो कंपनी को 2 करोड़ की जरूरत थी। 1 करोड़ कंपनी ने बैंक लोन ले लिया और 1 करोड़ का कैपिटल इकट्ठा किया। कैपिटल किन से लिया जाता है, शेयर होल्डर से। 1 करोड़ का बैंक लोन ले लिया और 1 करोड़ का कैपिटल ले लिया। 2 करोड़ से कंपनी ने कारोबार शुरू कर दिया। बैंक को क्या पे करेगी, बैंक को क्या पे करेगी, इंटरेस्ट, और शेयर होल्डर्स को। तो क्या डिविडेंड भी इंटरेस्ट की डेफिनेशन में फॉल करता है या डिविडेंड की डेफिनेशन अलग है। तो कंपनीज कहां कहां से पैसा इकट्ठा करके कारोबार शुरू करती हैं, बैंक से लोन लेती हैं और शेयर होल्डर से पैसा लेती हैं। लोन और कैपिटल में फर्क क्या है, लोन 3, 4, 6 साल बाद वापस कर देना होता है और कैपिटल वापस नहीं करना होता जब तक के 50 साल 70 साल 80 साल ना हो जाए, कारोबार ही बंद ना करना पड़े आपको। तो और लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो फिक्स परसेंटेज पे दिया जाता है, लेकिन डिविडेंड डिपेंड करता है, पैसे ज्यादा कमा लिया तो ज्यादा डिविडेंड दे देंगे, कम पैसे कमाए तो कम डिविडेंड दे देंगे, लॉस आया तो शायद डिविडेंड दे ही ना। तो इसलिए याद रखिएगा ये जो डिविडेंड है ये डिविडेंड की डेफिनेशन में फॉल करता है या ये भी इंटरेस्ट की डेफिनेशन में फॉल करता है। तो ये लाइन यहां लिखी हुई है। हाउएवर के आगे वाली लाइन पढ़ लें फिर नोट कर लें। स्लॉट नहीं हुई कंपनी, स्लॉटर हाउस में नहीं आए हुए, स्टार्ट हुई है। ओके, क्या चीज, डिवेंचर लोन में ही आ जाते हैं, लेकिन अनलेस के वो डिविडेंड वाले जो बांटे जाएं। अच्छा, लोन पे क्या पे किया जाता है और कैपिटल पे डिविडेंड डज नॉट फॉलो अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, हाउएवर रिटर्न ऑफ कैपिटल विल नॉट बी अ प्रॉफिट ऑन डेट। रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल होता है डिविडेंड। हाउएवर डिविडेंड विल नॉट बी अ प्रॉफिट ऑन डेट। डिविडेंड क्या नहीं होगा, प्रॉफिट ऑन डेट्स नहीं होगा। ओके, एनी सर्विस फीस ऑन डेट, ये भी इंटरेस्ट टाइप चीज है, इंटरेस्ट होती नहीं, इंटरेस्ट टाइप चीज है। ये क्या है, सर्विस फीस ऑन डेट। आपने 100 रुपया लोन लिया, बैंक ने कहा साल के बाद मुझे इस पे 10% इंटरेस्ट देना, लेकिन अभी मुझे 3 रुपए और भी दो। भाई ये काहे गए, बैंक ने कहा डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हुए हैं, ईमेल्स वगैरह किए हैं, हमारा टाइम जाया हुआ है तुम्हारी वजह से, तो 3 रुपए मुझे और दो। तो ये सर्विस फीस है, सर्विस फीस है, काम करने की सर्विस फीस। तो सर्विस फीस ऑन अ लोन, अगर मैं ये लफ्ज लिख दूं तो याद रहेगा, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, लोन ऑब्टेन करने के चार्जेस। ये लफ्ज पढ़ा हुआ कहीं, अच्छा, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। तो ये भी इंटरेस्ट है तो नहीं, लेकिन इंटरेस्ट की डेफिनेशन में फॉल करेगा। तो लोन लेते हुए इंटरेस्ट के अलावा जो पैसे दिए आपने, इंक्लूडिंग फीस पेड फॉर क्रेडिट फैसिलिटी नॉट यूज्ड। क्रेडिट क्या होता है, लोन, यूटिलाइज क्या होता है, यूज्ड। इंक्लूडिंग फीस पेड फॉर लोन फैसिलिटी नॉट यूज्ड। लोन फैसिलिटी क्या होती है, ऊपर देखिएगा,
You requested on Yakam March to bank that I need loan on Yakam May. Bank arranged on Yakam May. क्या लोन आपके लिए अरेंज कर लिया करोड़ रुपया. You refused to obtain loan. आपने कहा मैंने लोन नहीं लेना, मेरा काम चल गया. अब बैंक चार्ज्ड ₹15,000. बैंक ने 15,000 पे चार्ज किया. यार 15,000 पे मुझे दे दो. आपने कहा क्यों? बैंक ने कहा इतनी फारी किया, टाइम जाया किया तुमने हमारा, तो इसके दे दो. अब बताएं लोन यूज किया या नहीं किया? लोन फैसिलिटी किसने ली थी? यकम मार्च को. लोन फैसिलिटी ली थी या लोन लिया था? फैसिलिटी ली थी ना. यू रिक्वेस्टेड ऑन यकम मार्च टू बैंक दैट आई नीड लोन ऑन यकम मे. तो लोन फैसिलिटी यकम मार्च को ली. यकम मे को लोन लेने जाना चाहिए था, बैंक ने पैसे अरेंज करके रख लिए, आपने जाके बैंक को झंडी करा दिया. यू रिफ्यूज टू ऑब्टेन अ लोन. तो बैंक ने आपको 15,000 पे चार्ज किए. इस 15,000 का नाम बताएं. फीस पेड. कितनी फीस पे की? फॉर लोन फैसिलिटी नॉट यूज्ड. तो ये जो फीस आपने पे की, ये भी एक तरह का इंटरेस्ट की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा. हालांकि ये इंटरेस्ट है नहीं. बहरहाल छोटा छोटा करके नोट किया करें पहले सफे पे आप लोग. आज ही पहला सफा भर दिया. वैसे अगर ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, अगर वैसे पढ़ के समझ आ रही है तो नोट ना भी करें. लोन फैसिलिटी नॉट यूज्ड, तो उसकी फीस कोई ना कोई बैंक मांग लेगा. बस उधर रखो. अच्छा जी, इधर ले आओ. चलिए जी, इट्स ओवर नाउ. सैलरी के चैप्टर में हमारा एक पॉइंट रहता था और एक दो टेस्ट मैंने आपसे डिस्कस करने हैं, तो ये टाइम बाकी उसमें हम सर्व करेंगे. अलाउंस इज फॉर ऑफिशियल ड्यूटी. नो, अलाउंस दफ्तर के काम के लिए नहीं है. तो खर्च कहां हो गया होगा? घर में घर के खर्चे के लिए दिया होगा ना. अलाउंस दफ्तर के काम के लिए दिया पेपर में? नहीं, घर के काम के लिए दिया. तो ये अलाउंस कहां जाएगा? बोले बोले बोले. इनकम फ्रॉम सैलरी में. ये मैं सैलरी के चैप्टर की डिस्कशन करने लगा हूं. एक अलाउंस इज फॉर ऑफिशियल ड्यूटी. यस, अलाउंस किस मकसद के लिए दिया? ऑफिशियल ड्यूटी के लिए. अच्छा, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ सैलरी. क्या मतलब? क्या मतलब? बेसिक सैलरी का 5%. इस तरह को पेपर में लाइन आ गई. बेसिक सैलरी का 5%. आप बताएं ये अलाउंस हर महीने मिलेगा? बिल्कुल हर महीने मिलेगा. दिया दफ्तर के काम के लिए है, लेकिन हर महीने मिलेगा. सैलरी ₹1,00,000 तो ये अलाउंस 5,000. सैलरी ₹2,00,000 तो ये अलाउंस 10,000. या फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ सैलरी नहीं है, बल्कि फिक्स्ड अमाउंट है. यानी कि सैलरी पे परसेंटेज नहीं लगाने की जरूरत, फिक्स्ड अमाउंट आपको मिल रही है. फिक्स्ड अमाउंट, चाहे आपको वो वीकली मिल रही हो, चाहे आपको वो डेली मिल रही हो, चाहे आपको वो मंथली मिल रही हो, एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिल रही है. क्लियर? एक सूरत ये हो सकती है जो दफ्तर के काम के लिए अलाउंस दिया, और आखिरी सूरत ये हो सकती है नॉट फिक्स्ड. फिक्स्ड अमाउंट आपको नहीं मिल रही. इसकी कई मिसालें हमने की थी. एक मिसाल मैं आपको देता हूं. एम्प्लॉयर पेड ₹70,000. एग्जाम्पल के तौर पे एम्प्लॉयर पेड ₹70,000 फॉर ट्रेनिंग इन दुबई. एम्प्लॉयर ने दुबई में ट्रेनिंग के लिए एम्प्लॉय को 70,000 रुपया दिया. मुझे बताएं ये जो 70,000 रुपया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, ये हर महीने देते हैं सैलरी पे परसेंटेज लगा के? एक्सेलेंट, हर महीने नहीं देता. क्या ये वीकली, डेली या मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट है जो 70,000 के नाम से मिलती है, या कभी एक दफा टूर हुआ दफ्तर के, इस वजह से मिल गई? एक धमाका चीज ये मैंने आपसे रोक के रखी हुई थी, लेकिन अनलकीली टेस्ट में आ गई थी. एक धमाका चीज, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, और ये नॉट इनकम फ्रॉम सैलरी. ये नॉट टैक्सेबल. ये तो टैक्सेबल है ही नहीं ना, क्योंकि 70,000 रुपये किस मकसद के लिए दिए आपको? दफ्तर के काम के लिए दिए. अब आप कह रहे होंगे
दफ्तर के काम के लिए एम्प्लॉयर दे रहा है उसको पैसे, तो ये आप क्यों सैलरी में डाल रहे हैं? शायद लॉ मेकर ये चाहता है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हर महीने दफ्तर के काम के लिए पैसे दे रहे हैं ना, तो ये एम्प्लॉयर गप मार रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि एम्प्लॉय की सैलरी हो लाख और हर महीने दफ्तर के काम के लिए उसको 5,000 दे रहा हो और वो 5,000 दफ्तर के काम में खर्च भी होता हो रहा हो। ये बस अलाउंस झूठ बोल रहे हैं एम्प्लॉयर के, ये दफ्तर के काम के लिए है। ये सारा धोखा है, ये दफ्तर के काम के लिए नहीं है। ये तुम लोगों ने हमें पावर बनाने के लिए दफ्तर के काम का लफ्ज लिखा हुआ है। असल में तुम उसे लगा बंदा कैश दे रहे हो। इसलिए वन ऑफ एक्टिविटी अगर कोई हो ना, ये काम कराओ, लाख रुपया ले लो, फलां जगह चले जाओ, ये कराओ, वो कर लो, वो और बात है। लेकिन अगर हर महीने ही तुम उसे कह रहे हो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, लाख रुपए का 5,000, लाख रुपए का 5,000, लाख रुपए का 5,000, 12 दफा तुमने उसे दे दिया, तो ये 5,000 जो तुमने उसको दिए हैं पूरे 12 महीने में, इट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, ये एग्जैम्प्ट नहीं है। तो बता दें कौन सा अलाउंस जो पेपर में लिखा होगा दफ्तर के काम के लिए दिया है, लेकिन फिर भी सैलरी में ऐड करना है, जो सैलरी की परसेंटेज लगा के निकल रहा हो या जो फिक्स्ड अमाउंट हो। तो दोनों असल में दोनों ही फिक्स्ड हैं, दोनों ही फिक्स्ड हैं। क्लियर? तो ये नोट कर लें। इसके बाद वो जो टेस्ट का सवाल आया था ना, उसके एडजस्टमेंट में पढ़ाता हूं आपको। चाचू सैलरी का चैप्टर खोलें, सैलरी के चैप्टर में दूसरा सफा है, दूसरे सफे पे जाएं और दूसरे सफे पे जाकर कोई जगह ढूंढें, वरना पहले सफे पे आकर उसको लिखें। हाँ, जो पेंडिंग छोड़ा हुआ पॉइंट सैलरी के चैप्टर पे दूसरे सफे पे छोड़ा हुआ ना पॉइंट पेंडिंग, वो मैं अभी पॉइंट पढ़वाऊंगा आपको। How many hours you will take to note it down? 1 hour। बेटा ये एक प्लेट कितनी देर में धोगे? अम्मी 1 घंटे में। शर्म तो नहीं आती ऐसे बोलते हुए आपको? आपको कहना चाहिए था 0.002 आवर्स। और अहमद खैरियत से? वो बकर नाश्ता करने गया, चाय पीने? ओके, ऊपर लिख लें पेज 86। पेज 86 पे है ना ये? पेज 86। अच्छा जी, स्पीड अप GUYS आ जाए जी, पेज 86 पे आ जाए। एक्सप्लेनेशन। अच्छा, ये ना इंग्लिश थोड़ी सी ना मुश्किल लिखी हुई है, इसको मैं आपको ना आसान करवाने लगा हूं। कौन सी इंग्लिश? देखिएगा, ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है इसको मैं आसान करवाने लगा हूं, तो इसकी जगह लिख लें, पूरी लाइन ही मैं दोबारा लिख पाऊंगा। फॉलोइंग अलाउंसेस गिवन फॉर ऑफिशियल ड्यूटी विल बी एडेड इन सैलरी। फॉलोइंग अलाउंसेस, ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसको काट के लिखें। फॉलोइंग अलाउंसेस गिवन फॉर ऑफिशियल ड्यूटी विल बी एडेड इन सैलरी, हालांकि ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है। फॉलोइंग अलाउंसेस, आगे क्या बोला? गिवन फॉर ऑफिशियल ड्यूटी विल बी एडेड इन सैलरी। कौन सा जी? अलाउंस विच इज पेड इन मंथली सैलरी। मंथली सैलरी के अंदर डाल के तुम दे दो वो अलाउंस, यानी लाख रुपए तनख्वाह 2,000 रुपए अलाउंस दे दो सैलरी के साथ ही। विच इज पेड एज अ फिक्स्ड बेसिस, लाख रुपए तुम्हारी तनख्वाह है, 7,000 रुपए तुम्हारा अलाउंस है, हर महीने ले लो अलाउंस फिक्स्ड, और एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी, या लाख रुपए तुम्हारी सैलरी है तो 2% तुम अलाउंस ले लो। डन हो गया? डन हो गया? ओके। फॉलोइंग अलाउंसेस, आगे क्या? गिवन फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज विल बी एडेड इन सैलरी। ये ऐसे अलाउंसेस हैं जो सैलरी में ऐड किए जाएंगे, और वो कौन से हैं? जो सैलरी के साथ डाल के दे दिए। नंबर 2, हर महीने फिक्स्ड अमाउंट दे दी। नंबर 3, परसेंटेज ऑफ सैलरी दे दी, यानी सैलरी लाख रुपए उसका 2% ले लो।
तो सैलरी के अंदर डाल के या सैलरी के साथ जोड़ के या सैलरी की परसेंटेज लगा के या हर महीने, हर वीक, हर रोज आपने एम्प्लॉय को पैसे दिए, तो ये फिर दफ्तर के काम के लिए नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। इसको आप सैलरी में क्या करो, ऐड करो। पहली बात ये होगी मेरी। दूसरी बात, ये जो दूसरा बुलेट है ना पॉइंट 2, इसको मैंने उस डायग्राम में नहीं डाला जानबूझ के, ऐसी डायग्राम कॉम्प्लिकेट हो जानी थी, डायग्राम में नहीं डाला। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अपनी उस पर राय दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं पॉइंट 2 पढ़वाऊंगा। ये दुबई वाला जो 70,000 है, समझ आ गया, दुबई वाला 70,000, इसको तो हमने इसकी सैलरी में नहीं डाला था ना, बेचारे के 70,000 दुबई आने जाने का लग जाना है, तो इसको सैलरी में नहीं डाला था क्योंकि इसमें दफ्तर का काम है, ट्रेनिंग लेना मकसूद था। लेकिन बिल फर्ज ये दुबई का टूर कैंसिल हो जाए और एम्प्लॉयर से जाके पूछे, यार वो 70,000 रुपया मैंने खर्च करना था दफ्तर के काम में, वो तो मेरे पास पड़ा रह गया। एम्प्लॉयर सखी हो, एम्प्लॉयर के रख यार 70,000 की तेरे लिए रख यार, कोई मसला नहीं, टूर पे नहीं गया कोई मसला नहीं, 70,000 ले जा, घर ले जा, जो मर्जी कर, एंजॉय कर। इस तरह की बातें मेरे से ना किया कर यार। खैर है, आप बता दें असूली तौर पे एम्प्लॉय को फायदा हुआ नहीं हुआ? तो दफ्तर के काम के लिए अलाउंस एम्प्लॉयर ने दिया, बाद में एम्प्लॉयर ने दफ्तर के काम में खर्च नहीं किया, ये तो पेपर में वाजे तौर पे बताएगा ना फिर, के वाजे तौर पे खर्च नहीं किया, तो फिर भी उस अलाउंस को सैलरी में ऐड बोले कर देना चाहिए, फिर कर देना चाहिए। क्योंकि अब वो 70,000 दुबई के चक्कर में खर्च हुआ या घर ले गया, अब तो शेखुपुरा में खर्च हो गया, तो अब तो सैलरी में ऐड हो जाना चाहिए। अलाउंस विच इज नॉट स्पेंट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, क्या लफ्ज लिखा हुआ है जो मैं हाईलाइट करने लगा हूं, अलाउंस विच इज, नीचे वाली बातें तो उसने तमहीद बांधने के लिए लिखी हुई है, असल कॉन्सेप्ट मैंने आपको हाईलाइट करके दे दिया। ये हाईलाइट कर लिया आपने चीज, इसका उर्दू में तर्जमा लिख लें क्योंकि आपको भूल जानी है। दुबई की ट्रेनिंग के लिए 70,000 दिया, लिख लें सारे, बहुत अच्छे बच्चे। दुबई की ट्रेनिंग के लिए 70,000 दिया, लेकिन बाद में ट्रेनिंग कैंसिल हो गई। जी मैं लिखवा लूं एक दफा, दुबई की ट्रेनिंग के लिए 70,000 दिया, लेकिन बाद में दुबई की ट्रेनिंग कैंसिल हो गई। और एम्प्लॉयर ने ये पैसे वापस नहीं लिए। किसको दिए वैसे 70,000? एम्प्लॉय को। और एम्प्लॉयर ने ये पैसे वापस नहीं लिए। आप बता दें स्पेंड हुआ दफ्तर के काम में? नहीं हुआ ना, तो आगे लिख लेंगे इट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। तो ये कौन सा दुबई वाला 70,000 है जो मैं इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं डलवा रहा? ये तो दुबई के लिए पैसे दिए और दुबई में खर्च भी हो गया ना आगे। तो अलाउंस विच इज नॉट होली, एक्सक्लूसिवली, नेसेसरीली और एक्चुअली, ये चारों बातें तमहीद बांधने के लिए हैं। होली स्पेंड, एक्सक्लूसिवली स्पेंड, नेसेसरीली स्पेंड, एक्चुअली स्पेंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो ये पैसा, फिर आप अपने घर लेके चले गए तो फिर तो सैलरी में डालें आप। डन जी। अब आप सवाल पूछ लो भाई। ठीक है, तो ट्रेनिंग हमारे साल से, बस जिस साल कैंसिल हो उस साल डाल दो सैलरी में। हमारे सैलरी कैंसिल अगले साल, तो अगले साल डालो, फिर इस साल ना डालो। हाँ लेकिन डालेंगे नहीं सैलरी में, जब इवेंट होगा नहीं, जब उसमें तो ये अजीब सी सिनेरियो ना ये, फिर जब इवेंट होगा तभी डालेंगे। ओके अच्छा भाई, आप लोगों के सवाल बिल्कुल जेन्युइन होते हैं और अच्छे होते हैं और मैं उनका जवाब भी देता हूँ, लेकिन मैं सवाल वही सिर्फ रिपीट करूंगा जो मेरी नज़र में ऐसा है कि पेपर में आ सके, तो इसलिए इनके सवाल का मैंने जवाब दे दिया। बट इट डजंट मीन कि आप ये कहें कि उनका सवाल मैंने रिपीट नहीं किया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा अब आप मुझे ये बता दें, लेकिन इट डजंट मीन कि ये लोग सवाल पूछना बंद कर दें। चैप्टर 19 में जरा आए, मिसेज असलम वाला सवाल। ये जरा पढ़ें। ये टेस्ट में सवाल आया था, पेज नंबर 389। बता देंगे कितना सैलरी में ऐड करना है। डायग्राम को गौर से देखें, ऑनलाइन वालों को नजर नहीं आ रही डायग्राम क्योंकि उन्होंने अपने रजिस्टर पे बनाई हुई है। डायग्राम को गौर से देखें। कैलकुलेटर पकड़ें। ट्रैवलिंग अलाउंस कितना है? 20,000। वैसे ट्रैवलिंग अलाउंस का लफ्ज आ जाए ना, आपने चुप करके सैलरी में डाल देना है। ट्रैवलिंग अलाउंस का वैसे लफ्ज आ जाए तो चुप करके सैलरी में डाल देना है, लेकिन आगे कुछ लिखा हुआ है इसने, 60% वॉज स्पेंट इन दफ्तर का काम। 60% ऑफ स्पेंट इन दफ्तर का काम। आपका क्या ख्याल है, फिक्स्ड अमाउंट मिल रही है या ये कोई खास टूर है जिसपे भेज रहा है? नहीं यार, खास टूर पे कैसे भेज रहा है? वो कहते हैं तुम्हारा ट्रैवलिंग अलाउंस है पर मंथ 20,000 और उस 20,000 का 60% हर महीने तुम्हारा।
20,000 का 60% तो फिक्स्ड अमाउंट होगी ना, तो हर महीने 20,000 का 60% मिलेगा। सो इज इट अ फिक्स्ड अमाउंट या वन ऑफ टूर जिसके लिए पैसे दिए हैं? फिक्स्ड अमाउंट। तो 20,000 का 60% दफ्तर के काम के लिए दिया, 20,000 का 60% कितना हो गया? 12,000। क्या मैं कह सकता हूं 12,000 को मैं इस कैटेगरी में डाल दूं यहां लाके? अलाउंस इज फॉर ऑफिशियल ड्यूटी 60%, यस 60% इज फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। इज इट फिक्स्ड और वन ऑफ? फिक्स्ड, देयरफॉर 12,000 इधर डालो इसका, डन। 60% दफ्तर के काम के लिए दिया है, तो फिर 40% तो वो घर ले गया होगा, तो 40% तो घर लेके होगा। तो जो 40% है, इज इट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी? नो। कितना बना? 8,000। और 8,000 और 12,000 को जमा करें, दोनों ही सैलरी में जाने हैं। तो आप बताएं सैलरी में कितना जाएगा? 20,000। पूरा 20,000। वो टेस्ट में गलत हो गया, कोई मसला नहीं वो। अच्छा चलें जी, दोबारा रिवाइज करें। अलाउंस कितना? 60% और 20,000 दफ्तर के काम में इस्तेमाल हो गया, तो 60% और 20,000 दफ्तर के काम में इस्तेमाल हो गया, इसका मतलब है 60% हर महीने इसको मिल रहा है। तो जो 60% हर महीने मिल रहा है, तो वो 60% दफ्तर के काम के लिए मिल रहा है जी। लगा बंदा मिल रहा है या कोई इवेंट होता है तब मिलता है? हर महीने लगा बंदा मिल रहा है, तो इसलिए परसेंटेज ऑफ सैलरी नहीं, लेकिन फिक्स्ड अमाउंट है जो मंथली मिल रही है इसको। तो ये 12,000 इधर आ गया। इस 12,000 का क्या करना है? इनकम, इसको भी सैलरी में डालना है। बाकी 40% क्यों दिया? सवाल ने नहीं बताया। बाकी 40% फिर वो घर ले गया होगा, घर के कामों में इस्तेमाल किया होगा, तो वो तो ऑब्वियसली जो पैसा घर चला जाए वो इनकम फ्रॉम किस में जाएगा? तो ये 8,000 भी कहां डालना है? तो 8,000 भी सैलरी में डालना है, तो 12,000 भी सैलरी में डालना है, तो 20,000 भी सैलरी में डालना है, तो 20,000 जरा 12 कर देना बस। मैं आपका सवाल पूरा नहीं ले रहा, मेरे ख्याल से जो आप सवाल पूछने लगे हैं पहले मैं उसका जवाब दे दूं, फिर आपका सवाल मैं लेता हूं। भाई शायद ये पूछने लगे हैं कि 70,000 रुपए दुबई के टूर के लिए दिए और इसका खर्चा हुआ 50,000। उस सूरत में मैंने कहा था 50,000 के एक्चुअल खर्चे को आपने इग्नोर करना है। बस जब दुबई के लिए दिया और दुबई ले गया ये पैसे, आप इसकी किस्में जितने बचे उस बात को इग्नोर करना है आपने। ऐसी सूरत में आपने पूरा का पूरा 70,000 सैलरी में ऐड नहीं करना, क्योंकि दुबई ले गया, आगे उसकी कीमत कितने बचे ये पूछना चाह रहे थे आप। ओके चलें जी मोहतरम, आगे इस सवाल को जरा रिवाइज करें सारे को। आसान सा सवाल है, बबलू को भी आया था टेस्ट में, साथ वाले भालू को देखें। असलम की बीवी थी, लेकिन ये उस सवाल में एहसन की बीवी थी, बस नाम बदला था इसका, इसके शोहर का। मिसेस असलम वाज एम्प्लॉयड विद सहाल लिमिटेड एज मार्केटिंग मैनेजर ऑन 30 जून 2021, पिछले साल के आखिरी दिन। हाँ जी, पिछले साल के आखिरी दिन। शी रिजाइन फ्रॉम हर एम्प्लॉयमेंट विद एसएल, उसने अपनी एसएल के साथ नौकरी छोड़ दी। ठीक है जाओ। हमारे साल के पहले दिन शी ज्वाइंड हसन पाकिस्तान लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। कोटेड का मतलब क्या होगा? इसलिए एम्प्लॉय शेयर स्कीम में शेयर्स का बेचना पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में जाएगा, प्राइवेट कंपनी की? पब्लिक कंपनी की। तो कोटेड लिस्टेड कंपनी को कहते हैं। इट इज अ लिस्टेड कंपनी एज अ मार्केटिंग डायरेक्टर। शी हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यार ये तो आसान सी चीजें हैं। पिछले एम्प्लॉयर से को छोड़ा कब है? 23 जून 21 को। और नए एम्प्लॉयर को ज्वाइन कब किया है? 1 जुलाई 21 को। और इसने शोहर को कब छोड़ा है? हमारे साल। इस सवाल में शोहर को भी छोड़ी थी, पुराने एम्प्लॉयर को छोड़ के नए एम्प्लॉयर के पास नौकरी भी शुरू करी थी, और इस सवाल में शोहर को भी छोड़ी थी। अमाउंट ऑफ 3,55,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम हर शोहर एज अ सपोर्ट पेमेंट एंड एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। बानो आज के बाद तू कराची, मैं लाहौर, ये ले तलाक। तो ये अभी मैंने आपको पॉइंट तलाक देने वाला पढ़ाया नहीं था, ठीक है, क्योंकि अभी एक लेवल नहीं आया ना, तलाक देने वाला पॉइंट पढ़ाया नहीं था मैंने आपको। तो फिर आप मुझे बता दें, नापसंदीदा अमल है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह का। अच्छा, तो ये जो तलाक देने वाला अमल है ये हमने पढ़ना था किसी और चैप्टर में, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख के बता दिया था इट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, क्योंकि वो आपने अभी पढ़ा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने बता दिया था इट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। चलें छोड़े, पहले एम्प्लॉयर को छोड़ा किस साल? पिछले साल। इस साल किस एम्प्लॉयर के पास गई? नए एम्प्लॉयर के पास। इन जुलाई 21, हमारे साल के पहले महीने पुराना एम्प्लॉयर से पैसे मिलना शुरू हुए। लीव इनकैशमेंट टैक्सेबल है, कोई मसला नहीं। ग्रेचुइटी अनरिकॉग्नाइज्ड वाली है, याद आ रहा है क्या करना था इसका? 50% ऑफ अमाउंट और 75,000 विच एवर इज लोअर को माफ करना था, याद आ रहा है? थोड़ा। अच्छा, अगली पॉइंट मैंने आपको समझाना है जो आपने जरा बड़े गौर से सुनना है। इसे इस एम्प्लॉयर से रीइंबर्समेंट मिल रही थी और नए एम्प्लॉयर से मेडिकल अलाउंस मिल रहा था। मैंने आपको क्या कहा हुआ है? मेडिकल अलाउंस और रीइंबर्समेंट को आपने इकट्ठा करके देखना है, क्या रूल है, या इनको आइसोलेशन में देखना है, अलग अलग देखना है? हमेशा इकट्ठे करके देखना है। लेकिन आज एक बात आपको बताने लगा हूं,
आज के सवाल में ये दो एम्प्लॉयर्स के पास नौकरी कर रही है, बाजी दो एम्प्लॉयर्स के पास नौकरी कर रही है। कितने एम्प्लॉयर्स के पास नौकरी कर रही हैं? दो एम्प्लॉयर्स के पास। एक एम्प्लॉयर क्या दे रहे हैं, दूसरा एम्प्लॉयर क्या दे रहे हैं? मेडिकल अलाउंस। अब साथ वाले के बबलू से जहन में एक सवाल आ सकता है, किधर है चैप्टर 7? नीचे 20 किधर है? अच्छा नहीं वो तो नहीं, इधर से देखता हूं। अच्छा कहां है वो मेडिकल वाला? 106 से 107। आया ही नहीं अभी, ऐसे गप मारा है वो रहा। 107 बज़ाहिर इसको अलाउंस मिल रहा है नए एम्प्लॉयर से और पुराने से रीइंबर्समेंट मिल रही है। सवाल साइलेंट होगा तो एज्यूम करेंगे पुराने की रीइंबर्समेंट एज पर टर्म्स है। पहले तो लिख लें एज पर टर्म्स। सवाल जब भी साइलेंट होगा ना तो आपने एज्यूम करना है रीइंबर्समेंट एज पर टर्म्स, यानी नौकरी के माहिदे के तहत है। रीइंबर्समेंट इज एज पर टर्म्स। अच्छा ये सवाल आज आपका होमवर्क में है, टेस्ट वाला, दोबारा करना है आपने। तो रीइंबर्समेंट क्या होगी बोले? एज पर टर्म्स। और अलाउंस तो एज पर टर्म नॉट एज पर टर्म मैंने आपको बताया था होता ही नहीं है, बस ये तो अलाउंस है बस। हाँ ऊपर उसने लिखा हुआ है एज पर टर्म्स, उसको छोड़ें, ये बस अलाउंस ही होता है आपका। अच्छा मेरी बात का जवाब दीजिएगा कि असूली तौर पे इसको अलाउंस भी मिल रहा है, पेज नंबर 107 पे हूं मैं, इसको अलाउंस भी मिल रहा है और रीइंबर्समेंट भी मिल रही है एज पर टर्म्स वाली। असूली तौर पे इस पे लगना चाहिए 0.4, लेकिन नहीं आज मैं आपको बताने लगा हूं इस प्रोविजन को कैसे अप्लाई करना है जब दो एम्प्लॉयर्स के पास आप नौकरी कर रहे हो। आपने दोनों चीजों को अलग अलग देखना है, इकट्ठा करके नहीं देखना, अलग अलग देखना है। क्योंकि कितने एम्प्लॉयर्स के पास नौकरी कर रहे हैं? अब आपने पेपर में क्या सोच रहे हैं? पुराना एम्प्लॉयर सिर्फ रीइंबर्समेंट दे रहा है बॉस। अब रूल 1 लगेगा और ये क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। नया एम्प्लॉयर सिर्फ मेडिकल अलाउंस दे रहा है, इसलिए मेडिकल अलाउंस भी माफ हो जाएगा अप टू 10% ऑफ। आप कहेंगे सर आपने तो कहा था एक चीज माफ हो तो दूसरी को टैक्सेबल करना है, लेकिन नहीं, वो एक ही एम्प्लॉयर से दोनों मिल रहे हो तो ये एक ही एम्प्लॉयर से तो नहीं मिल रहे, ये तो डिफरेंट एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं। ठीक है जी। तो अगर दो एम्प्लॉयर से आपको ये अमाउंट्स मिल रही है, मुझे नहीं पता सोल्यूशन में क्या हुआ है, असल में इसमें लोगों की दोनों राय हैं। सोल्यूशन में देख लीजिएगा क्या हुआ है, मेरे ख्याल से यही हुआ होगा जो मैं बता रहा हूं। तो व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी अगर पेपर में कितने एम्प्लॉयर आ जाएं? दो एम्प्लॉयर आ जाएं। तो पुराने एम्प्लॉयर से क्या मिला? रीइंबर्समेंट। आप यहां पर अपनी आंखों को रोक दें और ऊपर देखें बस। पुराने एम्प्लॉयर से सिर्फ क्या मिला? इसको माफ कर दें बिकॉज इट इज एज पर टर्म्स एज्यूम कर लिया हमने। नए एम्प्लॉयर से क्या मिला? नहीं मेडिकल अलाउंस नहीं, सिर्फ मेडिकल अलाउंस। नए एम्प्लॉयर से क्या मिला? अब सिर्फ मेडिकल अलाउंस वाला रूल लगाएं, वो रूल 3 लगेगा। तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग रूल 4 वी विल अप्लाई रूल 1 एंड रूल 3। क्लियर होगी ये बात? तो इस बुनियाद के ऊपर मुझे बता दें, ये जो रीइंबर्समेंट है ₹1,00,000 की, इसको इंश्योरेंस कंपनी से मिली। मैंने आपको कहा था कई दफा पैसे एम्प्लॉयर दे देता है, कई दफा इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ₹1,00,000 की रीइंबर्समेंट इसको माफ हो जाएगी क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया ये एज पर टर्म्स है। और मेडिकल अलाउंस पे रूल 3 लगेगा और ये बेसिक सैलरी का 10% तक क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसकी नौकरी के टर्म्स के मुताबिक इनकम टैक्स रिलेटेड टू हर सैलरी एंड बेनिफिट्स इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कहते हैं तुम्हारी सैलरी और तुम्हारे सारे बेनिफिट्स जो मैं तुम्हें दे रहा हूं उन सब के ऊपर टैक्स मेरी तरफ से। तो 3 स्टेप वाली वर्किंग कितने लोगों ने की थी? कितने लोगों को ये लाइन नजर ही नहीं आई थी पेपर में? 3 स्टेप वाली वर्किंग करनी थी। क्यों करनी थी? एम्प्लॉयर मुंह से कह रहे मैं तुम्हारा टैक्स बर्दाश्त करता हूं, लेकिन कौन से एम्प्लॉयर की सैलरी पे? पुराने और नए एम्प्लॉयर दोनों की सैलरी जमा करके या सिर्फ नए एम्प्लॉयर की सैलरी? तो ये आपने नए एम्प्लॉयर की सैलरी पे करनी थी, इसलिए मैंने होमवर्क में दिया है। कल दोबारा मैं इसको डिस्कस करूंगा अगर आपको कोई इशू आता है। नेक्स्ट, अकोमोडेशन है 45% ऑफ बेसिक सैलरी है, वो ट्रैवलिंग मैंने डिस्कस कर लिया। प्रोविडेंट फंड तो बिल्कुल आसान सा था, प्रोविडेंट फंड में कोई मसला नहीं। एम्प्लॉय शेयर स्कीम है, ये तो कराते हुए मुझे शर्म सी आती है। तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम में क्या करवाना? ओए होए लोन 4 लाख था, 14 लाख था, 10 लाख से कम था। बबलू फिर भी 10% लगाया। ओए होए अब तो बबलू भालू से कहना बनता है। तो कितने लोगों ने लगाया था? 10%, हालांकि लोन 10 लाख से कम है। तो अगर लोन 10 लाख से कम है तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो बता दिया था। तो 4 लाख इंटू 10% नहीं लगाना था, बल्कि कुछ भी आपने सैलरी में ऐड नहीं करना था। आगे तो लैपटॉप एम्प्लॉयर ने गिफ्ट में दिया है,
तो किसी ने कहा था इसी वजह से छोड़ने तलाक दे दी है जी। अच्छा, शी पेड है ज़कात, उसको ज़कात उसने ऐसे ही बच्चे दीवाने ज़कात पे किया है और इन द एंड डोनेशन है। क्लियर? तो इसमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो अब कितनी स्लो प्रोसेसिंग है इसकी? ठीक है जी। अब एक सवाल है जो कि इस तरह का सवाल आईकैप में आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो सवाल को जरा नजर मरवाता हूँ। असेसमेंट का ना क्वेश्चन नंबर 2 था, यानी कि इस तरह का आईकैप में सवाल आता नहीं जिसमें इतनी ज्यादा चीजें इग्नोर करनी हो। तो ये सवाल एक अजीब सा बनाया था ताकि आपको पता चले कि लॉ की प्रोविजंस आपने गौर से पढ़नी है। ये असेसमेंट 1 का क्वेश्चन था, इस वक्त आपको भूल चुकी होगी, और जिन्होंने दी नहीं तो उनका भूलना याद करना तो सब बराबर है। इसलिए मैं लॉ की प्रोविजन साथ साथ खोलता रहूंगा ताकि आपको बातें याद आती रहें। यासिर एक यूके नेशनल है जो कि पाकिस्तान में आया हुआ है 1 फरवरी 2018 से लेकर 30 सितंबर 2018 तक। तो हमारा ईयर एंड कौन सा है? 30 जून 2018। तो 30 जून 18 हमारा ईयर एंड है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 महीने जितना मर्जी जान मार के गिन ले 183 डेज से ज्यादा नहीं बनते। तो इसलिए इसको रेजिडेंट कहा जाएगा या नॉन रेजिडेंट? नॉन रेजिडेंट। अच्छा, इसने कराची में कैपिटल गेन इनकम कमाई थी और अदर सोर्स चाइना में कमाई थी और यूएसए में कैपिटल गेन इनकम कमाई थी। क्लियर? ये नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम्स थी और ये नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम्स थी। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था पेज नंबर 36 पे कि रेजिडेंट की पाकिस्तान और फॉरेन दोनों इनकम में ऐड करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, और नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान ऐड करेंगे। 10 दिन के लिए लारा आया हुआ पाकिस्तान में, उससे ये नहीं पूछेंगे कि तूने बाहर के मुल्क में जाके किस किस को मारा या किस किस से इनकम कमाई, तो लारा से ये नहीं पूछेंगे। तो नॉन रेजिडेंट से बाहर की इनकम्स नहीं पूछी जाती। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है मुरलीधरन की मिसाल। तो नॉन रेजिडेंट से फॉरेन इनकम्स नहीं पूछी जाती। क्लियर हो गया ये बात? तो इस वजह से इन इनकम्स को आपने न्यूमेरिकल में सिरे से ऐड ही नहीं करना था। सिर्फ न्यूमेरिकल के मुंह पे आपने कितनी इनकम ऐड करनी थी? 3 मिलियन। यहां तक बात क्लियर हो गई? कितने बबलूज ने ये ऐड किया था? पुरानी बातें याद नहीं आ रहा। अच्छा, इसके बाद इसने डोनेशन दी थी 90,000 की गवर्नमेंट को, इस पे इसे टैक्स क्रेडिट मिल जाना था अंडर सेक्शन 61। नेक्स्ट, उसने शेयर्स परचेज किए थे स्टॉक एक्सचेंज से नई कंपनी के, और उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था। ये जो उसने शेयर्स खरीदे थे और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, ये तुम्हें याद हो कि ना याद हो, टीचर को याद है वो जरा कि चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो है वो सेक्शन नंबर 62 में हमने पढ़ा था कि अगर आप शेयर्स खरीद लें नई कंपनी के या आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा लें तो आपको टैक्स माफ होता है अगर आप रेजिडेंट हैं। तो ये बंदा क्या था? इस वजह से ये दोनों टैक्स क्रेडिट धड़ाधड़ निकालने नहीं थे टेस्ट में, इनको कैलकुलेट नहीं करना था। ओके, नेक्स्ट, अब आगे पढ़ें। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 इन एन अप्रूव्ड पेंशन फंड। अप्रूव्ड पेंशन फंड पे लगता था सेक्शन 63। सेक्शन में कह रहा हूं आईकेप में ऐसा सवाल नहीं आता जिसमें इतनी ज्यादा चीजें इग्नोर करनी हो, लेकिन आप अक्ल तो लगाया करें ना, पढ़ी हुई चीजें होती हैं, टूल्स आप अप्लाई करने आते हैं कोई नहीं। सेक्शन 63, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चला प्रैक्टिस से चीजें हो जाएंगी और अल्लाह का शुक्र है अभी भी मेजॉरिटी बच्चे करें, आधा सवाल हमारा हो रहा है और मैं हैरान हूं कि अगर अभी से आधा सवाल हो रहा है तो आईकेप जब आप जाएंगे तो आपका क्या लेवल होगा। सेक्शन 63 में हमने पढ़ा था, चेहरे पे जरा मुस्कुराहट लाके रखा करें। सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस अगर आप कमा रहे हैं तो आपको टैक्स माफ होगा, वरना टैक्स माफ नहीं होगा। तो ये बंदा अगर आप देखें तो सिर्फ कैपिटल गेन इनकम कमा रहा है, तो ना ये बंदा सैलरी कमा रहा है ना ये बंदा इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है, तो इसलिए ये वाला टैक्स भी इसको माफ नहीं होना था। ठीक है, छिक के रखें आगे। पॉइंट नंबर 6, इसलिए सवाल में लिखा हुआ था गिव क्लियर एक्सप्लेनेशंस फॉर आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। जिनको आप इनकम से एक्सक्लूड कर रहे हैं, जिनको आपने लिफ्ट ही नहीं करानी, सारी तकरीबन वो हैं जिनको लिफ्ट नहीं करानी, तो इनका करना क्या फिर? तो इनको इग्नोर करना था अपने सवाल में और रीजन बतानी थी कि इस वजह से टैक्स माफ नहीं होगा। एंड इन द एंड उसने इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन पे किया है 90,000 रुपए का अपने दोस्त को। तो हमने आना था इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन वाले सेक्शन में और वहां पे आके हमने देखना था कि लोन अगर आप बैंक से लें, नॉन बैंकिंग कंपनी से लें, गवर्नमेंट से लें, लोकल गवर्नमेंट से लें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ट्रेजरी बॉडी से लें, पब्लिक कंपनी से लें, तो लोन पे इंटरेस्ट माफ होता है। लेकिन ये बबलू दोस्त से लोन लिया था इसलिए इस लोन पे इंटरेस्ट माफ नहीं होना था, तो इसलिए इंटरेस्ट ने डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पर माइनस नहीं होना था। तो इन द एंड आई विल से कि ये सारी चीजें आपने इग्नोर करनी थी, सिवाय 3 मिलियन पे टैक्स निकालना था और टैक्स क्रेडिट दे देना था 90,000 वाला। तो कम से कम आज के बाद ये होगा कि आप लॉ की प्रोविजन को जरा गौर से पढ़ने लग जाएंगे। ओके,
अब ये जो कल इंशाल्लाह एसोसिएट्स का भी करेंगे हम, ये वाला जो सवाल था। अब मैं ज़रा मोबाइल से एक चीज़ निकाल दूँ, मैं आपके लिए लाया हूँ आज, नहीं दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ टेस्ट का सिलेबस एक हफ्ते पहले मेंशन कर दिया जाए ताकि पूरी तैयारी के साथ टेस्ट दिया जा सके। ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसकी कोशिश कर लूँगा, लेकिन अगर ना भी मेंशन किया गया तो जो हमारा चल रहा होता है रनिंग में टॉपिक, वही टेस्ट के अंदर होता है। नेक्स्ट, अच्छा ये एक इशू नोट करो कैंटीन वाला, ये वीडियो ऑफ करा के मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ओके नेक्स्ट, हाईवे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे जिसकी वजह से बाकी डिस्टर्ब होते हैं, तो यार फिर कोई अब बंदा खड़ा करना पड़ेगा। मैंने बता दिया आपको, ज़रा आहिस्ता आवाज़ में बोला करें। स्टूडेंट्स शुड अवॉइड नॉइज ड्यूरिंग लेक्चर, हाइब्रिड क्लास वाले। ठीक है जी, इंशाल्लाह कोशिश करें, वरना फिर कुछ देखते हैं हल। हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर पेपर, हाउ वी कैन प्रिपेयर टेस्ट, हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर पेपर्स। अच्छा, उसमें भाई यही है कि आप टेस्ट की तैयारी के लिए आप अगर रोज़ाना का साथ साथ याद कर रहे हैं और जिस दिन टेस्ट है उससे एक दिन पहले आपने पिछले पे नज़र मार लिया, तो मेरे ख्याल से कंफर्टेबली हो सकता है। बस इसमें ये बात है कि आप से अगर आधा टेस्ट भी सॉल्व हो जाए तो आप एक बड़े सेफ बॉर्डर के ऊपर इस वक्त खेल रहे हैं और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं, वो न्यूमेरिकल में आप याद रखिए कि जितनी भी एफर्ट कर लें, 2-3 एडजस्टमेंट्स आपको पूरे 15 में से ऐसी होंगी पेपर में जो रफ टाइम देंगी। तो उसमें जो बंदे को समझ आ रहा होगा वो कर लेगा, वो 2-3 आपके लिए नहीं होंगी, हर बंदे के लिए नहीं होंगी। तो इसलिए ऐसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। और आपने कुछ सवाल पेपर में देखे हैं ऐसे जो हमने कई दिनों में डिस्कस किए हैं, जो सीधे सीधे सवाल होते हैं, वो सवाल आपको 100% मार्क्स देते हैं। चैप्टर 1 के अंदर हमने सवाल किए थे 8-10, वो 100% मार्क्स देने वाले सवाल हैं। अभी जो है वो किसी और चैप्टर के अंदर आप चले जाएं, मिसाल के तौर पे रिटर्न्स थी, तो रिवाइज रिटर्न की शराइत, वो 100% मार्क्स देने वाली चीजें हैं। हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न, किसने 12 महीने से कम की रिटर्न जमा करवानी है। ऐसे सवाल पेपर में 20 से 25 नंबर के इजीली आ जाते हैं हर दफा। पहले 30 से 35 के आते थे, अब 20 से 25 नंबर के सीधे सीधे सवाल ऐसे आते हैं, तो वहां से आप इजी मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में आप आधे भी ले लें तो आपके 100 में से 60-70 तक मार्क्स आ सकते हैं। हाइब्रिड में करते हैं लाइट का, अच्छा लाइट का सिस्टम हाइब्रिड में, यार इसको नोट कर लो आप अहमद, इसका कुछ देखते हैं। लाइट अभी तो मुझे ठीक लग रही है, लेकिन जिस स्टूडेंट का स्पेसिफिकली इशू हो वो मिले, क्योंकि थोड़ी लाइट हल्की रखनी पड़ेगी ताकि आपको स्क्रीन सामने वाली ज़रा अच्छे तरीके से नजर आए। तो आप इसमें आधी तौर पे हल मैं आपको ये दे रहा हूँ कि आप ऐसी जगह बैठ जाएं जहाँ पे लाइट अच्छी आ रही हो, क्लास से पहले देखें, फिर भी रिजॉल्व ना हो तो मेरे से मिले। अच्छा, टेस्ट रूम का एक इशू है, वो लिख लो, वो मैं वीडियो क्लोज करके बताता हूँ। ऑनलाइन पोर्टल शुड बी प्रोवाइडेड टू फिजिकल स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो ये अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना सारी, ये आपने ना आइंदा से याद रखिएगा, सीए फाइनल में भी और आपके जो अगले पेपर रहेंगे उनमें भी ये चीज़ें आप एडमिशन लेने से पहले डिसाइड कर लिया करें कौन कौन सा कॉलेज कौन सी ऑफर कर रहा है। शायद कोई स्कैंस का मुझे बता रहा था, वो ऑनलाइन पोर्टल भी दे रहे हैं फिजिकल वालों को, बाकी कॉलेजेस नहीं दे रहे। तो जो कॉलेज जो सर्विस जिसके साथ अटैच होकर दे रहा है उसकी बेस पे आपने डिसीजन लेना होता है सेशन शुरू होने से पहले। सेशन के दरमियान ये चीज़ें बदल नहीं सकती, उनकी अपनी राय होगी कि स्टूडेंट्स फैसिलिटेट हो जाएंगे, ऑब्वियसली किसी का लेक्चर मिस हो। अब इधर वालों की ये राय है कि इस तरह बच्चे नॉन सीरियस हो जाएंगे और फिजिकल वाले भी छुट्टी कर लिया करेंगे, तो इसलिए ऑनलाइन की एक्सेस देना इनको रिस्की हो सकता है। दोनों की अपनी राय है, दोनों के फायदे नुकसान आते हैं। उन्होंने वो डिसीजन ले लिया, इन्होंने ये डिसीजन ले लिया, इसलिए शायद ये वजह है इसकी। और एक मिनट, अगर और भी कोई बातें हैं तो वो आप क्लास के बाद करें। रिड्यूस फीस ऑब्वियसली है, जो पे कर सकते हैं वो पे कर रहे हैं और जो डिजर्व करते हैं उनको डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं, और कई लोग होंगे एक्नॉलेज करेंगे उनको डिस्काउंट मिला है। अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मसला आ रहा है। अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मैंने यही बताया 20 से 30% मसले जो है वो आपको स्टिल आते रहेंगे। तो इसको प्रिपेयर कैसे करें न्यूमेरिकल्स को, ये सवाल जैसे मिसेस असलम वाला मैंने होमवर्क में दिया, इसके अलावा और भी सवाल मैं होमवर्क में दूंगा। इसमें एक चीज़ जो है ना, आप न्यूमेरिकल का फॉर्मेट बस जहन में रख लें। सैलरी से लेकर कैपिटल गेन बिजनेस, पहले हेड्स ऑफ इनकम ऐड होंगे, उसके बाद सेपरेट ब्लॉक इनकम्स ऐड होंगी, फिर वही सेपरेट ब्लॉक और फाइनल लेस होंगी, इसके बाद डिडक्टेबल अलाउंसेज माइनस होंगे, फिर टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, फिर ग्रॉस टैक्स आ जाएगा, उसके बाद 2 टैक्स क्रेडिट माइनस होते हैं आमतौर पर, फॉरेन टैक्स क्रेडिट और बोले आप आगे पता है आपको 61 to 63। इसके बाद 2 टैक्सेस ऐड करने हैं, सेपरेट ब्लॉक का और डिविडेंड का, और टोटल टैक्स आ जाएगा। उसमें से आपने फिर क्या माइनस करना है, हाँ, जो टैक्सेस ऑलरेडी पेड हैं। अब इसमें कौन सी चीज कहाँ फॉल कर रही है वो अगर लाइन पढ़ के कभी समझ नहीं आया तो ये प्रैक्टिस से आएगी। अभी हमने 4-5 फुल फ्लेज न्यूमेरिकल क्लास में किए हैं, जैसे जैसे ऐसा आप न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे ये इशू होता रहेगा। असल में आप अनकंफर्टेबल तब फील करते हैं जब 100% न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होता, और वो आपका एटीट्यूड गलत है कि 100% आप सॉल्व करने की साइड पर जा रहे हैं, क्योंकि मसले आएंगे और आके डिस्कस होंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए। चलें इसका देखते हैं, माइंड रिफ्रेश हो जाता है और कंसंट्रेट काइंडली टेक। एक्स्ट्रा करिकुलर आपने खुद अपनी इतनी रखी है
होमवर्क डेली बेसिस पे भाई यही है। अब होमवर्क ये कोई अकाउंटिंग की क्लास है नहीं कि होमवर्क डेली बेस पे मिले। इसमें जो थ्योरी का पढ़ाया जाता है वही आपने याद करना है। अब इसका और कोई हल तो मुझे बाहर नज़र नहीं आ रहा। और प्रीवियस टॉपिक्स रिवाइज कराना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह ICAP ने सिलेबस को डेप्थ में टेस्ट करना शुरू कर दिया है, या तो करंट वाला चल जाए, अगर प्रीवियस टॉपिक्स किसी ने रिवाइज करना है तो आइंदा से ऑनलाइन में एडमिशन ले ताकि वो पिछले लेक्चर ले सके। अच्छा, जल्दी छुट्टी कर दिया करेंगे, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। तो टेस्ट रूम के बारे में इन्होंने इशू एक और हाईलाइट किया है फाइनली में। अच्छा, कैफेटेरिया तो वो हो गई बात। अच्छा, टेस्ट लेट वापस हो रहे हैं यार, ये इंश्योर कर लो। मेरे ख्याल से तो शायद 1 या 2 टेस्ट लेट वापस हुए हों, बाकी नहीं लेट वापस हुए। फिर भी इंशाल्लाह अब आइंदा एहतियात रखी जाएगी। सब कुछ टीचर की तरफ से या कॉलेज की तरफ से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे। अब इसका चलें याद कराइएगा, किसी दिन डिस्कस करते हैं इसका क्या। बॉयज़ और गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेशन, सवालों के जवाब, ऐसी बात नहीं है। आप सवाल पूछें, जवाब दिए जाएंगे। क्लास के बाद भी सवाल पूछने की आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होती है। और अगेन मैंने आपको बताया, क्लास में गुस्सा दिखाया जा रहा होता है, गुस्सा कर नहीं रहा होता टीचर। तो स्पीड अगर किसी को तेज़ लग रही है तो वो फिर ऑनलाइन लेक्चर लेके उनको 1x से भी कम पे सुन ले, ये इसका हल है, और तो कोई हल नहीं। क्योंकि सिलेबस भी ख़त्म करवाना है, एंड पे फिर आप ही परेशान होते हैं। और आई डोंट थिंक सो टीचर को पता है कि कौन सी चीज़ आराम से करानी है, कौन सी चीज़ देर से करानी है। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट ऑन टेक्स्ट में 1.5 लाइन लिखी हुई थी, तो उसके 3 स्टेप समझाने में 45 मिनट लग गए थे। और जिसने रिटर्न जमा करवानी है वो सारा में 5-7 मिनट में पढ़ा दिया गया था। तो जो चीज़ जिस पे टाइम देना है उसको टीचर को पता है कि इसके अंदर ऊपर 1 लाइन है, उसके ऊपर घंटा देना है, और ये 15 लाइनें हैं, शायद ये 5 मिनट में भी हो सकती हैं। तो वो आपके सिलेबस ख़त्म करवाने के लिए ही ये बात की जा रही है, और इसका कोई मकसद नहीं है। एंटायर चैप्टर को, एंटायर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाएं एंड के ऊपर। भाई ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ICAP से रिक्वेस्ट की गई है कि टेक्स्ट में थोड़ा सा सिलेबस कम कर दे, लेकिन ICAP ने नहीं किया, तो ये चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि आगे मुझे पता है आगे कितना सिलेबस है और आगे कितना टाइम है, तो इसलिए ये मुश्किल हो जाएगा। आप खुद ही साथ साथ रिवाइज करें। उसका हल मैंने आपको ये बताया था कि आप जो है वो क्लास के एंड के ऊपर या हर टॉपिक के एंड के ऊपर एक खुद समरी सी बना लिया करें कि चैप्टर के अंदर मिसाल के तौर पे मैंने क्या क्या पढ़ा है। बल्कि कल ही आपको बताया था, जैसे नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेसेस, तो उसमें बता लें कि 2-3-4 बातें ये लिखी हुई हैं, तो उनको फिर खुद ही आप रिवाइज करें। अपने पढ़े हुए जो नोट्स हैं आपके, वो शायद आपको ज़्यादा हेल्प करें। क्लोज कर दो यार रिकॉर्डिंग।